हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग कानून की परिभाषा को जानेंगे। पहले जानेंगे कानून क्या है, इसकी परिभाषा, और फिर इसके जो प्रमुख स्रोत है इन स्रोतों को जानेंगे। या कानून किसे कहते हैं, कानून के स्रोत की विवेचना कीजिए और ये कितने प्रकार के होते हैं, और कानून की परिभाषा देते हुए कानून और स्वतंत्रता का क्या संबंध है, इस बातों को भी जानते हैं। तो जानेंगे कि राज्य का जो उद्देश्य होता है, किसी भी राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों की भलाई करना होता है, यानी अपने राज्य के नागरिकों की भलाई करना होता है। लेकिन राज्य अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उस राज्य के नागरिक आचरण के सामान्य नियमों का पालन करे। यानी कि कोई भी राज्य अपना उद्देश्य को तभी प्राप्त करेगा जब उस राज्य के नागरिक जो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून है उस कानून का पालन करेंगे। प्रत्येक राज्य लोकहित के लिए कुछ सामान्य नियमों का निर्माण करता है, यानी कि सभी राज्य लोकहित के लिए, लोगों के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए कुछ नियम बनाते हैं, और इन नियमों या कानूनों का उल्लंघन करने वाले को वो दंड भी देते हैं। अब कानून का अर्थ क्या है? कानून जो है, कानून शब्द आंग्ल भाषा के लॉ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति वास्तव में टीटोनिक लैग से होती है, जिसका अर्थ ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, अस्थायी और निश्चित तथा सभी परिस्थितियों में एक समान रहे, यही जो है कानून है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इसकी परिभाषा दिया हुआ है कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम के रूप में की गई व्यवहार को जो है हम कानून कहते हैं। ऑस्टिन ने भी कानून की परिभाषा दिया है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। पाउंड ने भी कहा है कि न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को हम कानून कहते हैं। ग्रीन ने भी कहा है अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहते हैं जिसे सरकार लागू करती है, उसे जो है हम कानून कहते हैं। अब उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर, उपयुक्त परिभाषा जो हमने दिया और जो हमने समझा, उससे हम यही कह सकते हैं कि कानून राज्य द्वारा बनाए गए वे सुनिश्चित नियम हैं जो कि व्यक्ति, समाज और राज्य के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करते हैं। कानून का संबंध व्यक्ति की बाहरी क्रियाओं से होता है और उनकी अवहेलना करने वाले को दंड भी दिया जाता है। अब जो है हम कानून के तत्व को पढ़ेंगे, जानेंगे कि कानून के क्या क्या तत्व है। तो कानून की जो उपयुक्त परिभाषा है, तो उस परिभाषा से कानून के कई तत्व सामने आता है। जैसे कि नंबर 1 है कि कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है, यानी कि कानून जो होता है उसमें जो नागरिक, किसी भी राज्य के जो नागरिक है या देश के जो नागरिक है, उस नागरिक समाज के नियम, कानून, कायदे जो है उसमें व्याख्या किया हुआ रहता है। दूसरा है कि समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से परिलक्षित होती है। जो समाज है और उसकी जो परिस्थिति है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है या कोई समस्या है, तो उसका समाधान जो है कानून के माध्यम से किया जाता है। अब आगे है कि कानून जो है व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण को ही नियंत्रित करता है। आगे है कानून नियमों का समूह है, और फिर कानून का आधार राज्य की व्यक्तिशक्ति या भौतिक दंड और दमन की क्षमता है, अर्थात कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। ये जो है कानून का तत्व है। अब आइए जानते हैं कानून के मुख्य स्रोत को। क्या क्या जो है कानून का मुख्य स्रोत हो सकता है, कहाँ कहाँ से कानून जो है आ सकता है। कानून के स्रोतों से तात्पर्य उन साधनों से है जो कानून के निर्माण में सहायक होते हैं। वर्तमान युग या आधुनिक राज्यों में कानून बनाने की शक्ति प्रायः विधानमंडल को प्राप्त है, यानी विधायक को है। किंतु विधानमंडल के अतिरिक्त भी अनेक स्रोत है जो कि कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो कौन कौन सा स्रोत है विधानमंडल के अलावे, कौन कौन सा है? जैसे पहला है रीति रिवाज,
यानी परंपरा। अब रीति रिवाज या कानून का प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति रिवाजों का निर्माण नहीं होता है वरन वे विकास का परिणाम होता है। समाज में प्रचलित वह रीति रिवाज जो पुराने समय से चला आ रहा हो तथा उसे समाज में व्यापक समर्थन प्राप्त हो, उसे जो है कानून का रूप दे दिया जाता है। तो इस प्रकार रीति रिवाज के निर्माण में ना तो किसी संगठन का योगदान होता है और ना ही उसे अपनाने या पालन करने के पीछे कोई दंड शक्ति होती है। तो ये जो है स्रोत है रीति रिवाज या परंपरा। दूसरा जो स्रोत है वो है धर्म। अब जो धर्म है ये भी कानून का स्रोत है। धर्म परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता प्रदान कर जो सबल बनाता है, तो ये भी जो है एक कानून का स्रोत है। तो कानून और धर्म में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो कब्जा हुआ है, तो वो एक धार्मिक कट्टरपंथी है, वो उसे जो है एक कट्टरपंथ कहा जाता है। वो इस्लामिक धर्म को स्थापित करता है और प्राचीन काल में भी ईश्वर को ही समस्त सत्ता तथा कानून का निर्माण माना जाता है। पदाधिकारियों तथा धर्म शासकों के मध्य अभिव्यक्त कानूनों का स्वरूप दैवीय होता है। प्राचीन काल में धर्म तथा कानून में इतना संबंध था कि सभी कानूनों के पीछे धार्मिक मान्यता पर बल दिया जाता था। आज भी हिंदुओं का कानून हिंदू कोड बिल जो है मनुस्मृति और इस्लामी कानून जो है जिसे शरीयत कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान भारत में जो है हिंदू कोड बिल और फिर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब में जो है इस्लामिक कानून है जिसे कि शरीयत कहते हैं। आगे है न्यायिक निर्णय। सामाजिक व्यवस्था जटिल होने के कारण कभी कभी रीति रिवाजों में संघर्ष उपस्थित हो जाता है और इस संघर्ष के कारण रीति रिवाजों पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह ली जाती है जिनका निर्णय जो है सर्वमान्य होता है। जैसे कि पंचायत कहते हैं कि कोई भी अगर समस्या हो जाए या लड़ाई झगड़े हो जाए या कोई भी संपत्ति की बंटवारा हो जाए, तो ये समय क्या किया जाता है कि पंचायती बैठाया जाता है, पंचायत लेवल पर पंचायत बैठता है। तो ये निर्णय क्या होता है, सर्वमान्य हो जाता है। निर्णयों ने कानूनी दृष्टांतों का रूप ले लिया है जिससे बाद में उपस्थित विवादों को सुलझाने में इन दृष्टांतों का अनुसरण किया जाने लगा है। तो इस प्रकार न्यायिक निर्णयों ने कानून का रूप धारण किया है। आगे जो है ये कानूनी टिकाएं। ये कानूनी टिकाएं क्या होता है कि प्रत्येक देश में कानून के ज्ञाता जो होते हैं वो कठिन कानूनों के रूप में स्पष्ट करने हेतु कानून की व्याख्या एक ग्रंथ में निर्माण कर दिया। जैसे कोई एक बुक है, उस बुक में जैसे कानून की बुक है, तो जो कानून की बात है उस बातों को एक बुक का निर्माण, एक ग्रंथ का निर्माण कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसे कानूनी टिकाएं कहते हैं और टीकाकरण कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धांत की विवेचना करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं तथा न्याय और कल्याण की दृष्टि से मान्यता देते हैं। न्यायाधीश भी क्या करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर टीकाओं को मान्यता देकर अपने निर्णय में इसका उल्लेख करते हैं। यानी उन बातों को जो है बताया जाता है उस कानूनी टीकाएं के बारे में। इस प्रकार की टीकाएं जो है कानून के विकास में सहायक होती है। ये जो है जैसे कि ब्रिटेन सब में भी है। अब आगे है समन्वय नीति या औचित्य। ये समन्वय नीति और औचित्य, कभी कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे विवादास्पद मामले आ जाते हैं जिनका हल वर्तमान कानूनों के आधार पर करना संभव नहीं हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि ऐसे समय पर न्यायाधीश जो है अपने विवेक के आधार पर निर्णय देते हैं। तो इस विवेक के पीछे उनका क्या होता है कि अनुभव होता है और न्याय की सामान्य मान्यता भी होती है और इस आधार पर दिया गया निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहते हैं। और इस संबंध में निर्णय जो है और या औचित्यपूर्ण निर्णय में भेद कर लेना भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोनों में मूलभूत अंतर है। निर्णय जो है, निर्णय से तात्पर्य उस फैसले से है जिसे न्यायाधीश संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत जो है देता है। आगे जो है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। प्राचीन काल में जो राजा जो होते थे वो सर्वे सर्वा होता था जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था। जनता को कानून निर्माण कार्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता था, परंतु वर्तमान समय में सभी राज्यों में व्यवस्थापन है, यानी व्यवस्थापिका का स्थापना हुई है
और व्यवस्थापन का कार्य क्या होता है, व्यवस्थापिका द्वारा जो किया जाता है। तो इस व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि विधायक हो गए और एमपी यानी सांसद हो गए, एमपी एमएलए, ये क्या करते हैं कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और ये जनता के प्रतिनिधि जो है ये कानून का निर्माण करते हैं। तो मीन्स हो गया कि जनता भी जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार अब जनता व्यवस्थापन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग भी लेता है। आज प्रत्येक देश में विधानमंडल द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं और यह एकमात्र स्रोत का धारण करता रहा है। तो इस प्रकार जो है सभी स्रोतों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में विधानमंडल सबसे महत्वपूर्ण है, कानून निर्माता है और यह संस्था है। लेकिन अन्य स्रोत भी है कानून के निर्माण में, संशोधनों और नए कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण जो है योगदान देते हैं। ये जो है कानून के अब प्रकार को पढ़ेंगे या कानून के कितने भेद है उस भेद को जानेंगे। मुख्य रूप से इसे प्रकार ही कहेंगे कि राजनीतिक विचारकों ने कानून के कई प्रकार बताए हैं या भेद बताए हैं। जैसे पहला है संवैधानिक कानून। ये वे कानून है जो किसी विशेष संस्था द्वारा राज्य के शासन के लिए बनाए जाते हैं। ये कानून विधानमंडल द्वारा भी बनाए जाते हैं और परंपराओं के द्वारा भी इनका विकास हो सकता है, जो कि ये लिखित और अलिखित भी होते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है और अपना संविधान जो है ये लिखित है। तो ये दोनों प्रकार जो है हो सकते हैं कानून के प्रकार में। दूसरा जो है साधारण कानून है। ये साधारण कानून जो है ये वे लिखित कानून है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और व्यक्तियों और राज्यों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। तीसरा जो है अध्यादेश, ये भी जो है प्रकार है। ये वे आदेश हैं जो असाधारण परिस्थितियों में राज्य की कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं और इसका प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का होता है। आगे जो है सामान्य कानून है। ये कानून प्राचीन रीति रिवाज या परंपराओं पर आधारित होते हैं। जैसे इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व है रीति रिवाज का, क्योंकि वहाँ तो अलिखित संविधान है और वहाँ ज़्यादातर जो है परंपरागत है, रीति रिवाज पर आधारित है। आगे है प्रशासकीय कानून। कुछ देशों में जैसे फ्रांस में जो है सरकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने वाला एक विशेष कानून होता है जिसे कि प्रशासकीय कानून कहते हैं। एक और है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी प्राय होता है कि उन कानूनों से है जो विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी संगठन है तो वो संगठन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है सारे देश मिल करके जो है कोई कानून अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाता है। इनके पीछे कोई न्यायिक जीवित नहीं होते हैं, इन्हें बलपूर्वक लागू जिन्हें कि उन्हें जो है बलपूर्वक लागू कर सके। तो लास्की के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कानून ही सामाजिक शांति का मूल अथवा उद्गम है। कानून के अभाव में समाज के अंदर अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाती है। अब जो है आइए जानते हैं कि कानून और स्वतंत्रता में संबंध क्या है। तो स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय में राजनीतिक विचारकों में भी काफ़ी मतभेद है। एक ओर तो कुछ विद्वान और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। तो इस प्रकार का प्रतिपादन अराजकतावादी या व्यक्तिवादी विचारकों ने किया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति है और राज्य के कानून जो है शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छा अनुसार कार्य करने में जो है ये बाधक हो जाते हैं। आगे जो है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका विचार रहता है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इसी विचारधारा पर जो है विचारधारा के आधार पर डायसी ने भी कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे को उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे कानून अगर ज़्यादा कानून हो जाएगा तो स्वतंत्रता कम हो जाएगी और अगर स्वतंत्रता अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कानून कम हो जाएगी। किंतु आधुनिक युग में स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंधों के विषय पर अराजकतावादी और व्यक्तिवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता है।
वर्तमान में जो है उपयुक्त धारणाओं के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून जो है स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये जो है कानून का सारा जो है विवरण हुआ। धन्यवाद।